सवाल ये उठता है कि इन आतंकियों का पनाहगार कौन है और कब तक ऐसे हमारे जवान शहादत देते रहेंगे। आखिर इनको पनाह कौन दे रहा है। लोकल पार्टीज़ की बात की जाए तो अभी उनका बयान सुना आपने। उनका ये कहना है कि जब से ये डीजी आए हैं, जब से ये हुकूमत आई है, तब से उन इलाकों में भी टेररिज्म बढ़ गई है जहां टेररिज्म इनके मुताबिक इन्होंने ख़त्म कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये टेररिज्म क्यों बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल त्यागी। इनके अलावा निसार अहमद संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ निसार अहमद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे निसार अहमद का। निसार अहमद, कल डीजीपी का एक बहुत अहम बयान आया था और उनके मुताबिक जिस तरह लोकल पार्टीज़ के लोग आतंकियों के मारे जाने पर उनके घरों में जाके सहानुभूति प्रकट करते हैं और इसी तरह से जमाते इस्लामी जैसे संगठन उनको धार्मिक और वैचारिक समर्थन देते हैं, उससे कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ रहा है। उनके बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए रमन, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल डीजीपी का बयान आया तो उसके बाद फौरन बाद ही कुछ लम्हात के बाद ही यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने वटूक अल्फाजों में इल्जाम लगाया है कि यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने जब वो दौरे हुकूमत में थी तो उन्होंने काफी बेहतर काम किए थे। उनके मुताबिक यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से कश्मीर घाटी में जो मिलिटेंसी थी वो काफी हद तक खत्म भी की थी। लेकिन अब जिस तरह से जिसको पुरअमन एरिया कहा जाता था, खासकर खिता चिनाब और खिता जम्मू, लेकिन जब वहां पे भी जिस तरह से आज जिस तरह से मिलिटेंसी वहां पे उभर रही है, मिलिटेंसी तूल पकड़ती जा रही है, कहीं अटैक्स भी पिछले कई महीनों से हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं 2019 के बाद जिनका नामो निशान तकरीबन जम्मू कश्मीर की सियासत से खत्म हो चुका था, लेकिन अब उन्हें भी बोलने का मौका मिल गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आड़े हाथों लेकर यहाँ के इंतजामिया को, एलजी इंतजामिया को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के खासकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको आड़े हाथों लिया, उन पर काफी इल्जाम तराशी भी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस वक्त माहौल है, खासकर खिते चिनाब में या जम्मू खिते में जिस तरह से पिछले कई महीनों से जो अटैक्स हो रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो माहौल है पुरतना माहौल बना हुआ है। क्योंकि पहले कश्मीर घाटी में जिस तरह से जो पिछले कई सालों से नवासी की अगर बात की जाए तो नवासी से जो यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी यहाँ पे सरगर्म थे। लेकिन जिस तरह से जम्मू खिता, खासकर चिनाब वैली और जम्मू खिता जो काफी सेफ जोन माना जाता था, लेकिन जिस तरह से पिछले कई सालों से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी रणनीति तब्दील की है, स्ट्रेटजी काफी हद तक तब्दील की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर खिते के बजाय अब जम्मू खिते में वहां पे पनाह लेना मुनासिब समझा, जहां पे वो बाआसानी जो श्रद्धालु होते हैं या उन पे अटैक करते हैं, या फौज होती है या पुलिस होता है, उन पे अटैक करके जंगल की तरफ चले जाते हैं जहां पे उनके कीमनगाह होते हैं, वहां छुपने में उनको बड़ी आसानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर सियासी पहलू की बात की जाए, सियासत जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की सियासत जो इस वक्त हो रही है, काफी हद तक जो उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया है, अगरचे उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट और लहजा काफी नरम था, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक बार फिर जो सुर्खियों में रही है, उन्होंने कल से यहाँ पे सुर्खियों में अपने आप को पाया, क्योंकि जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है, सीधे उन्होंने डीजीपी और यहाँ के जो सुरक्षा एजेंसीज है उनको काफी हद तक टारगेट भी किया है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इलेक्शन जो आने वाला है, असेंबली इंतखाबात, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आ गई है, तो उसकी मुनासिबत से यहाँ पे जिस तरह से जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे नहीं चाहती है कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उस पर भी टारगेट किया है, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया है। और उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि जिस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खिते में इस वक्त जो मिलिटेंसी उभर रही है, एक बार फिर नवासी पूरी सारी जिम्मेदारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होती है। जी निसार, आप हमारे साथ बने रहें। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी। त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो आखिर इन आतंकियों का पनाहगार कौन है, इसलिए कि डीजीपी का कल बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डीजीपी साहब उनके साहस को मुबारकबाद देता हूँ।
मुझे दुख इस बात का है, एक सेकंड जरा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। अच्छा, मुझे दुख इस बात का है कि उनको ये आभास इतने दिन बाद हुआ। ये आभास जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये समझने में कोई रॉकेट साइंस है कि किसी एक देश के दो आदमी दूसरे 144 करोड़ के देश में जाके आतंकी हमला तब तक कर ही नहीं सकते जब तक वहां के लोकल आदमियों की उनको सपोर्ट ना हो। और ऐसा हमला बार बार तो असंभव है अगर लोकल सपोर्ट ना हो, और लोकल सपोर्ट बिल्कुल असंभव है अगर उसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो। और जे.एंड.के में पॉलिटिकल पैट्रोनेज विशाखापट्टनम से तो आएगी नहीं, आएगी तो जे.एंड.के से ही। अब जे.एंड.के में जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज आ कहां से रही है, स्लीपिंग सेल का मनोबल बढ़ा कौन रहा है, आतंकियों के फेवर में बयान दे कौन रहा है, तब आप जब सर्च करेंगे तो पता लगेगा कि अरे जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से पीओके को लेके तो दिखाओ। अच्छा, इतना ही मान ले, कुछ समय पश्चात या उससे पहले वो ये भी कहता है कि अगर चाइना का हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूदा हालात में ये भी कहता है मस्करी करते हुए कि देख लो, आपने 370 हटा लिया, क्या आतंकवाद खत्म हो गया, क्या आतंकियों का आना बंद हो गया। अब मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए, इन 3 स्टेटमेंट के पीछे 3 छोटी छोटी इंसिडेंट बताता हूँ। जब द रेजिस्टेंस फ्रंट ने श्रद्धालुओं की बस पे हमला किया तो एक स्लीपिंग सेल था जिसने 6,000 रुपए लेके सारी कहानी आतंकियों को बता दी। एक दूसरे केस में एक घर के अंदर एक अलमारी के नीचे बंकर बना हुआ मिला जिसमें आतंकी छुपते थे, सेना बाहर से गोली चलाती थी, उन पर असर नहीं होता था। क्या ये काम एक दिन में हो गया? क्या ये वो स्लीपिंग सेल बगैर पेट्रोनेज के कर सकता था? और क्या ये पेट्रोनेज उसको डीजीपी से मिली होगी? सवाल ही नहीं उठता। तीसरे केस के अंदर एक लोकल गाइड, वो भी एक स्लीपिंग सेल का, कुछ रुपए के बदले में उसने 2 ट्रकों की पोजीशन बता दी। अब ये बता दी, फारूक अब्दुल्ला का हमने आपको बता दिया। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये आतंकी हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? आतंकी आ रहे हैं या उन्हें बुलाया जा रहा है? लोकल पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? इसको आप कहीं से भी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये लोकल पार्टी के बगैर संभव ही नहीं है। ये बहुत पहले से हम लोग कहते रहे हैं, इन्हें समझ जाना चाहिए था। वर्तमान सरकार में थोड़ा बदलाव आया है, पुरानी सरकारों में मैंने बहुत शर्म किया है, मैं वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ। पुरानी सरकारों में क्या होता था कि जो आतंकी है किसी के घर में छुप गया, हम उस आतंकी को पकड़ने गए, बोले नहीं, पहले सर्च वारंट लाइए तब आप अंदर घुस सकते हैं, जब तक आप सर्च वारंट लाएंगे तब तक आतंकी को भगा देंगे। फिर हमने कहा अच्छा, कम से कम हमें टेलीफोन टैप करने की तो इजाजत दे दो। बोले नहीं, ये तो ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन हो जाएगा। यानी कि हाथ पीछे बांध के हमको लड़ने के लिए कहा जाता था। यही कारण है कि कारगिल के युद्ध में, जिसमें 560 सिपाहियों ने अपनी शहादत देकर एक मुश्किल युद्ध जीत लिया, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद आज तक कोई युद्ध तो हुआ नहीं है और 5,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए हैं। क्या सिपाही के शौर्य में कमी आई? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक डीजीपी साहब की हिमायू को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने इतनी बातों की, अभी भी ये डर रहे हैं, अभी भी ये क्या कह रहे हैं, जमीयत इस्लामी के लोग, यानी कि जैसे जब कोई मदारी बंदर को ट्रेनिंग करता है तो कुत्ते को मारता है,
ऐसे इन्होंने बड़े आदमी तक पहुंचने में अभी भी अपने आप को रोका है। इन्होंने कहा है जमीयत इस्लामी, इन्हें साफ साफ कहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे हैं उसमें होंगे तो बहुत सारे, मैं कहता हूँ एक उदाहरण, फारूक अब्दुल्ला, ये आदमी अगर जिंदा है या जेल के बाहर है तो ये प्रशासन की नाकामी